नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। पाठ हमारा कक्षा 9 का भूगोल की पुस्तक का पाठ नंबर 5 है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बच्चों, सबसे पहले बात है प्राकृतिक वनस्पति की। किसे कहते हैं बच्चों प्राकृतिक वनस्पति? अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो वह वनस्पति जो अपने आप ही बिना किसी मानव की सहायता के बिना उग आई हो, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अक्षत वनस्पति की। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? लंबे समय तक जिस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ा हो, वह है अक्षत वनस्पति। फिर है देशज वनस्पति। देशज नाम से ही आपको पता चल रहा है, देश यानी जो मूल रूप से भारतीय पौधे हैं उन्हें कहेंगे हम देशज वनस्पति। और अगला है विदेशज वनस्पति। नाम से ही इसका भी पता चल रहा है हमें, विदेश यानी जो दूसरे देशों से, जो मूल रूप से भारतीय नहीं है, जो दूसरे देशों से मंगवाए जाते हैं, वे पौधे विदेशज वनस्पति में आते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम वनस्पति के साथ साथ वन्य प्राणियों की भी चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, हम आज का पाठ शुरू करें। बच्चों, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण धरातल। धरातल के अंतर्गत आता है भूभाग व मृदा। भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। दूसरा है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला कारक है हमारा जलवायु। जलवायु में आता है हमारा तापमान, सूर्य का प्रकाश व वर्षण। तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर ही निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती हैं और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। अगला सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अगला वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो जून से सितंबर तक, व पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, इन कारकों के द्वारा हमें पता चलता है कि भारत के सभी स्थानों में एक ही प्रकार के वन नहीं होते हैं। किसी पर भूभाग का असर दिखता है, किसी पर मृदा का असर दिखता है, किसी पर तापमान का दिखता है। तो जहाँ जैसी मृदा, तापमान, भूभाग होगा, सूर्य का प्रकाश जितना अधिक मिलेगा, वर्षा अधिक होगी, उस कारण से हमारे पेड़ों में, वृक्षों में व वनस्पतियों में हमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ें। बच्चों, वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मैं आपको बताती हूँ कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। पहला कारण, वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा कारण, ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। तीसरा कारण, ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। चौथा कारण, कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। पांचवा कारण, ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। छठा कारण, ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। सातवां कारण, इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। तो बच्चों, पता चला कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि भारत में
प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आने के क्या कारण हो सकते हैं? आओ ध्यान से सुनो। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आए हैं, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं। बच्चों, भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। आओ बच्चों, हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा, पर्वतीय वन। पांचवा, मैंग्रोव वन। आइए बच्चों, वनों का क्षेत्रफल देखें। इस चित्र को देखो, ये एक दंड आरेख है। इस दंड आरेख में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कितना क्षेत्र वनों का है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो बच्चों, आप इस दंड आरेख को देखो। आपको सबसे अधिक जो दंड दिख रहा है वह है मिजोरम का, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान और निकोबार। इन 3 राज्यों में, या कह सकते हैं इसमें एक राज्य है मिजोरम, और नंबर 2 पर लक्षद्वीप और नंबर 3 पर अंडमान एवं निकोबार। ये दोनों ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन तीनों में सबसे अधिक वन का प्रतिशत देखने को हमें मिलता है। और सबसे कम किस में है बच्चों? देखो ध्यान से, सबसे कम है पंजाब में। क्यों बच्चों, बता सकते हो पंजाब में सबसे कम वन क्यों है? क्योंकि यहाँ की मृदा बहुत ही उपजाऊ है। इस मृदा में खेती की जाती है और वनों को काटा जाता है। आपको पता होगा, पंजाब हमारा मैदानी क्षेत्र है जो कि नदियों से बना है और ये खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जंगल नहीं है, लोग यहाँ खेती करते हैं। तो आओ बच्चों, हम अपने वनों के प्रकारों को अब ध्यान से एक एक करके जानें। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। आप इस चित्र को देखो बच्चों, चित्र 5.2। इस चित्र में आपको विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो, हर ऊंचाई पर अलग अलग आपको मीटर दिखाया गया है और उन वृक्षों की, झाड़ियों की व लताओं की ऊंचाई लिखी गई है। तो इसका मतलब इस वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। बच्चों, अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है।
इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें आते हमारे देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः शेर, सिंह, सूअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। अब बच्चों, अगली वनस्पति कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष जिसमें अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। आओ बच्चों, अब अगली वनस्पति पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियां द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारासिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। अगली वनस्पति है हमारी मैंग्रोव वनस्पति। ये वनस्पति तटीवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योडा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ बच्चों, हम अपना मानचित्र 5.3 देखें। इसमें हमारे भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण दर्शाया गया है। तो बच्चों, आप देख सकते हो
यहाँ पर अलग अलग छाया के द्वारा आपको वनस्पति दिखाई गई है। सबसे जो गहरा रंग है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। आप देख सकते हो ये हमारे पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में तमिलनाडु के तट के आसपास व पश्चिम बंगाल के आसपास, असम और हमारा उत्तर पूर्वी के कुछ राज्यों में दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारा पर्णपाती वन। ये सबसे अधिक क्षेत्र में भारत में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। और आप देख सकते हो पर्वतीय वन, ये अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मैंग्रोव वनस्पति ये डेल्टाई प्रदेशों में मिलती है। आप देख सकते हो हमारा सुंदरवन का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति देखने को आपको मिलती है। और हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, यहाँ भी हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंतिम है हमारा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वन आप देख सकते हो हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र व प्रायद्वीपीय भारत का भी कुछ क्षेत्र आपको दिख रहा है। तो बच्चों आप जान गए होंगे इस मानचित्र की मदद से। आओ बच्चों हम आगे बढ़े। हमारा अगला उपविषय है वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल व असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बच्चों क्या आप जानते हो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जानवरों का शिकार करना अवैध माना गया है और जो करेगा उसे सज़ा व जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो बच्चों भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसे जीव हैं जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत बड़े जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं।
मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। बच्चों, मैं आपको औषधीय पादप के बारे में बताना चाहती हूँ। औषधीय पादप भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं: सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप, कचनार। आपने इन सब का नाम सुना होगा। सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। जामुन का बीज का बना हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन के ताज़ा पत्तों का रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। बबूल के पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप से जुखाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। तो बच्चों, देखा आपने पौधों का औषधि रूप कितना उपयोगी है पौधा हमारे लिए। आओ बच्चों आगे बढ़े। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की कटाई पारिस्थितिकीय तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, देश में 14 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। दूसरा, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तीसरा, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। चौथा, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों की। तो बच्चों, पहला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? उत्तर है वह वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता के किसी प्रदेश में अपने आप उग आती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या है? उत्तर अक्षत वनस्पति। तीसरा प्रश्न, पर्वतों की ढलानों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर है शंकुधारी वन। अगला प्रश्न, एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? उत्तर असम तथा पश्चिम बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन से वन फैले हैं? उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, औषधि देने वाले 5 पौधों के नाम बताएं। उत्तर नीम, तुलसी, आंवला, जामुन, सर्पगंधा। अगला प्रश्न, किन नदियों के डेल्टा प्रदेशों में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं? उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे कहाँ मिलते हैं? उत्तर है कच्छ के रण में। अगला प्रश्न, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न, भारत में शेर कहाँ मिलते हैं? उत्तर है
गुजरात में गिर के जंगलों में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? उत्तर है 103 नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, देशज वनस्पति किसे कहते हैं? उत्तर है वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न, विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं? उत्तर है जो वनस्पति विदेशों से भारत में आई है, उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न, सदाबहार तथा पर्णपाती वन में क्या अंतर है? सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं क्योंकि इनमें पतझड़ का कोई समय नहीं होता, जबकि पर्णपाती वन गर्मियों में अपने पत्ते 6 से 8 सप्ताह तक गिरा देता है। सदाबहार वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तक फैले हैं, जबकि पर्णपाती वन भारत के पूर्वी भाग, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के ढलान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में आबनूस, मोहगनी तथा रोजवुड के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, जबकि पर्णपाती वनों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन और खेर के वृक्ष मिलते हैं। सदाबहार वन में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। पर्णपाती वन के वृक्ष 30 से 40 मीटर तक बढ़ जाते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है? पहली, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरी, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा, पर्वतीय वन। पांचवा, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर है वनों से हमें अनेक उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। दूसरा, वन वन्य प्राणियों को संरक्षण देते हैं। तीसरा, वन विनाशकारी बाड़ों पर नियंत्रण करते हैं और अवमृदा का संरक्षण करते हैं। चौथा, वन वर्षा लाने तथा वर्षा के जल को भूमि के अंदर रिसने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको हमारा पाठ समझ आया होगा। इसमें आपने वनस्पति के विभिन्न प्रकारों को, वन्य प्राणी के विभिन्न प्रकारों को व विविधताओं को जाना, वनों के लाभ को जाना और साथ ही आपने भारत में इनका वितरण भी देखा। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।